हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है बी की हिस्ट्री के बारे में हम अपनी पहली क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम BHIC 131 भारत का इतिहास आरंभिक काल से लेकर 300 ईसा पूर्व तक हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के बारे में। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छे नंबर आने की संभावना है। इस यूनिट में से 15 नंबर तक आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस यूनिट को नेगलेक्ट मत करना। मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, और इसको क्योंकि यूनिट में 30 पेज हैं, तो मैं क्योंकि अगर 30 पेज को ज़्यादा गहराई से पढ़ाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो को छोटी से छोटी करने के लिए, और इसको बहुत जल्दी से ख़त्म करके आपको अच्छे से मोटा समझा सकूं, जिससे जो है आपको एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंप्लीट कर सकूँ। और इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, वेद क्या है? चारों वेदों का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा, ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में पुराणों का के ऊपर प्रकाश डालिए। जो पुराण हैं उनको कैसे यूज किया जा सकता है ऐतिहासिक जो है स्रोतों के रूप में। पुरातत्व क्या है? प्राचीन इतिहास में के निर्माण में इनका क्या योगदान है? बुद्ध के समय में गुप्त काल में जो सिक्के यूज होते थे उनके बारे में वर्णन कीजिए। इससे अगला क्वेश्चन आ सकता है, जो प्रशस्त्री जो शिलालेख हैं उनसे आप क्या समझते हैं? ठीक है। और छठा जो क्वेश्चन आ सकता है, चीन के जो तीर्थयात्री आए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उन्होंने क्या क्या विवरण दिया, क्या है उसके बारे में बताइए। तो इसमें से लगभग 15 या 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस यूनिट को काफ़ी ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट यूनिट है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान, इस पर मिलती है इग्नू की पूरी क्लासेस और लेटेस्ट अपडेट और इम्पोर्टेंट के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने MBA और BA की, BCom BSc वगैरह की छोटी छोटी क्लासेस अपलोड की हैं। MBA के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और MBA की क्लासेस भी अपलोड की हुई हैं, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, प्रस्तावना में जो है इतिहास जो है ये प्रस्तावना है। इसमें बताया कि इतिहास कोई कहानी नहीं है कि कहानी की तरह उसको लिख दिया और बस चल दिया। इतिहास जो है वो हमें अतीत के बारे में बताता है। पहले जो है, अभी जो है बहुत एडवांस हो चुका है साइंस, तो उसमें जो है आसानी से पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ जो हमें मिली है वो कितनी पुरानी है और वो किस डेट के आसपास की होगी या कितने साल पहले की है। तो उसको हम ऐसे नहीं कह सकते 300 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि जो है कैसे जो है किसी कार्बनिक चीज़ का जो है हम एज निकाल सकते हैं कि ये जो लकड़ी है या ये जो मनुष्य की हड्डी है या किसी जानवर का कंकाल है ये कितने साल पुराना है। उसको पता करने के लिए जैसे कि मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, कार्बन 14 की एक विधि है जिसके द्वारा से पता चला जाता है। जो नॉन साइंस स्टूडेंट हैं उनके बता देता चाहता हूँ। कार्बन के दो जो है अवयव होते हैं, एक तो कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 जो है हमेशा बॉडी में फिक्स रहता है, लेकिन जो कार्बन 14 है वो अपघटित होता रहता है। और वो जो है कार्बन 14 हर एक जो उसका मात्रा है वो उसके आधी होती रहती है। जो उसका अर्धायु काल है कार्बन 14 का, वो पास होते ही वो जितना उसकी बॉडी में था उसका आधा हो जाता है, बाकी जो है अपघटित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि ये जो कोई भी बॉडी है या कोई भी हड्डी है या कोई भी कार्बनिक चीज़ है वो कितने साल पुरानी है। तो अब ये साइंस एडवांस होने के बाद बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है और उसकी प्रमाणिकता हो जाती है। अभी जो पुराना शहर द्वारका के बारे में बताते हैं, महाभारत के टाइम में जो है उसको बोलते हैं कि वो मिथक है, झूठ है, उसके बारे में कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कोई उसका वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन अभी जो है समुद्र में कुछ अवयव मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं जो लगभग उस चीज़ टाइम की ड्यूरेशन की बताती है कि लगभग उस टाइम की वो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कुछ पता चला है कि बागपत एरिया में एक सनोली गाँव है, वहाँ पे एक रथ मिला है जो महाभारत के टाइम का बताते हैं, खुदाई में जो मिला हुआ है। ऐसी खुदाई में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है, पता चला है, जांच पड़ताल हुआ है, विचार हुआ है, जिससे हमें पुराने टाइम के बारे में पता चलता है। तो जो है इतिहास के निर्माण में जो स्रोत होते हैं मोटे मोटे तौर पे वो दो भागों में बांटे गए, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक वे होते हैं जो लिखी हुई चीज़ें हैं जिनसे हम एनालिसिस करके पता करते हैं कि ये जो साहित्य लिखा गया है ये कौन से टाइम पे लिखा गया है और उसमें क्या क्या वर्णन किया है। तो उस टाइम पे हो सकता है जिस टाइम पे साहित्य लिखा गया उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन थी समाज के अंदर, क्या राजा था, क्या प्रजा थी, क्या क्या सिचुएशन थी, वो उस टाइप का वो उनके साहित्य में वर्णन होगा। पुरातात्विक जो है खुदाई से जो प्राप्त स्रोत होते हैं उनके आधार पर जो है
हमें पता चलता है। तो जैसे इतिहास में जो लिखित अभिलेख जो हमें मिले हैं, जैसे मंदिर में हो गए, सिक्के हो गए, ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हमें मिली हैं। उन साक्ष्य उनके आधार पे जो है, जो लिखित साहित्य भी हमें मिले हैं, तो उनको जो है यूज किया गया है। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, जो प्राथमिक और द्वितीय स्रोत क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत जो क्या होते हैं और द्वितीय स्रोत क्या होते हैं। जैसे मंदिर में मिलने वाले जो अभिलेख है, दस्तावेज है, तालपात्र मिले जो पत्ते के ऊपर लिखे हुए होते हैं, चट्टानों के ऊपर लिखे होते हैं, तांबे के ऊपर लिखे हुए हैं, मिट्टी के बर्तनों पे या शिलालेख शिलाओं के ऊपर लिखे हुए हैं, तो ये सब प्राथमिक स्रोत होते हैं। जो द्वितीय स्रोत होते हैं वो होते हैं जो किताबें हैं, या कुछ इतिहास की कुछ बुकें हैं, या जो राजाओं के पास कवि रहते थे उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, उनके द्वारा उन किताबों के ऊपर शोध करके जो हम यूज करते तो वो द्वितीय स्रोत हो गए। ठीक है, तो लिखित स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं, पांडुलिपि या शिलालेख वाले वे जो पत्थरों के ऊपर लिखे हुए वे, एक जो है प्रकाशित सामग्री जो लिखी हुई सामग्री है। ठीक है, तो इसके बाद साहित्यिक स्रोत के बारे में सबसे पहले जो हमने दो स्रोत बताए थे, साहित्यिक और वो जो साहित्यिक स्रोत जो हमने बताया था, और दूसरा बताया था ये पुरातात्विक। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में इसमें बताया कि जो पुराने टाइम के जो ग्रंथ थे वो हमारे समाज और संस्कृति के बारे में बताते थे, और उनके बारे में एग्जैक्ट हमें अंदाज़ा लगता था कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो उस टाइम के ऐतिहासिक स्रोतों के वो जो राजाओं थे उनके बारे में हमें बताते थे, उस टाइम में क्या क्या समस्याएं थी। महाभारत है, जैसे महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है, उस टाइम के बारे में वो हमें बताता है। इतिहासकार जो है उसके आधार पर जो है विश्लेषण करते हैं कि रामायण और महाभारत में जो है रामायण को ज़्यादा अच्छा जो लिखित काव्य है उसके रूप में माना जाता है महाभारत की अपेक्षा, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो भारतीय साहित्य की जो विश्वसनीयता है उसको लेकर भी कई सवाल उठे हुए हैं। तो जो फॉरेन थिंकर हैं वो बोलते हैं कि ये सब कुछ धार्मिक ही लिखा हुआ है इन चीज़ों में। उदाहरण के लिए जैसे वैदिक हो गया, उत्तर वैदिक हो गया, पुराण है, महाकाव्य, इन सब में क्या सब धार्मिक चीज़ें लिखा हुआ है, तो इनको इतिहास के रूप में हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक थिंक है जो इतिहासकार है उनका। जो पश्चिम के विद्वान हैं उनका जो इतिहास है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लिखा हुआ है। भारतीय ग्रंथों में कोई तारीखों की पुष्टि नहीं होती है। उसमें क्या है, कुछ कथाएं लिखी हुई है, कुछ प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। भारत की जो ऐतिहासिक परंपरा का है उसका निर्धारण करना, थोड़ा सा अलग अलग समाज है उनको एक इकट्ठा करना, तो ये थोड़ा सा विपरीत, और सब कुछ मौखिक उस टाइम पे होता था, लिखित में कुछ नहीं होता था। तो ये थोड़ा सा भारत के इतिहास में जानने में थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ती हैं। फिर जो है चीनी यात्री आए जैसे हवेन त्सांग, उसने जो है भारत के बारे में कुछ लिखा, कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड्स प्राप्त हुए, उनके आधार पर जो है विश्लेषण किया गया इंडिया के बारे में। तो जो उसने लेखा जोखा उसके ऊपर लंबी बहस होती है। बड़ी संख्या में पहले भूमि जो थी वो दान में दी जाती थी। इतिहासकार जो होते थे राजाओं के समय में जो काम करते थे, ठीक है, तो उस पुराने टाइम में भी जो है धर्म के बारे में ब्रह्मांड विज्ञान होता था, जादू, अनुष्ठान, प्रार्थना, पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है हमारा साहित्य, पुराने वाला प्रारंभिक साहित्य। तो काल निर्धारण की उस टाइम पे समय के निर्धारण की बहुत समस्या है, पता नहीं चलता कि ये कौन से टाइम पे लिखा गया है। थोड़ा सा इसमें ये विरोधाभास उस टाइम पे होता है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण हो गए, शास्त्र साहित्य हो गए, सूत्र हो गए, पुराण हो गए, सब जितने भी धार्मिक विषय हैं ये हमारे ग्रंथ हैं उस टाइम के, उनको जो है एज ये यूज किया जाता है कि उस टाइम में क्या क्या सिचुएशन नहीं होंगी, क्या इतिहास रहा होगा, लोग कैसे रहे होंगे, राजा कैसे रहे होंगे, सब चीज़ें जो है उस टाइम के इतिहास को यूज किया गया है। सबसे पहले वैदिक साहित्य के बारे में हम बात करेंगे। ये वेद वाले क्वेश्चन पर आधारित है। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, वेद का जो उत्पत्ति हुई संस्कृत के वेद शब्द से हुई, जिसका मतलब है जानने के लिए। वेद का मतलब होता है ज्ञान, मौखिक साहित्य के रूप में उत्कृष्ट है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य के कानों में जो ब्रह्मा द्वारा कहे सब मानते, जो वेद है जो पहले ब्रह्मा के द्वारा जो कहे गए शब्द हैं उनको जो है बाद में इसमें रूपांतरित किया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं ये वेद। ठीक है,
तो उनका उच्चारण भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है और उनको सब तो उच्चारण की विधा जो सुरक्षा संरक्षण के लिए विस्तृत संसाधन विकास किया गया है। तो हजारों सालों से जो है ये पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं वेदों के बारे में। इनका मौखिक पे ज़्यादा जोर दिया है, लिखित में थोड़ा सा कम है। तो वैदिक साहित्य की जो है 3 रूप है, ठीक है। वैदिक साहित्य 3 रूप से जब आएगा वैदिक साहित्य तो उसमें 3 रूप हो गए। सबसे पहले संहिता या संग्रह, इसके अंदर क्या होता है, प्रार्थनाएं, मंगल कामना, भोजन, बलिदान, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर आता है ऋग्वेद, इसमें गीतों के बारे में बताया गया है। इसमें श्लोक हैं और 10 पुस्तकें हैं, मंडल है, 7 प्रारंभिक तिथि हैं। तो इन सब में सब मैक्सिमम में क्या है, राजा के बारे में, बलि और सामाजिक वर्गों के बारे में ये सब बताया ऋग्वेद के अंदर। अथर्ववेद, ये चारों वेद के बारे में आप क्वेश्चन आता है ना, ऋग्वेद के बारे में मैंने बता दिया। 1028 स्रोत है, 10 पुस्तकों में संकलित है, 2 से 7 तक जो है प्रारंभिक तिथि है, 1, 8, 9 और 10 बाद में जो है सामाजिक प्रथाओं से रिलेटेड है। उसके बाद अथर्ववेद में जो है 20 पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है। कविता, मंत्र और छंद है कुछ के अंदर, और कुछ के अंदर जो बीमारी या चोट लगने से क्या हो जाता है, कैसे उसका उपचार होगा, वो सब दिया गया है, ठीक है। तो अथर्ववेद में यह सब चीज़ें थोड़ा लिख देना है, और ये जड़ी बूटियों के बारे में ज़्यादा बताता है। उसके बाद सामवेद में धुनों के बारे में और संगीत के बारे में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। इसमें 75 छंद है, 75 छंद है, ऋग्वेद से उधार लिए गए हैं। इसमें जो यंत्रों का उच्चारण और उनका यूज के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद यजुर्वेद जो है पूजा अनुष्ठानों और यज्ञों के बारे में बताया गया है। इसमें ऋतुओं के बारे में बताया, वसंत, मानसून और शरद ऋतु। जैसे आ गया तो अग्नि में मक्खन और दूध कैसे अर्पित करते हैं, ठीक है। एक राजा है, उसका राज्याभिषेक कैसे करते हैं, मक्खन और सूरा मिला के, ठीक है। अग्निचयन, वेदी और चूल्हा बनाने का उच्चारण बताए गए हैं। कृषि, सामाजिक, मतलब कौन से टाइप पे किस तरीके से पूजा करना है, याचना करना है, वो सब इन सब के बताया गया है। इसमें उपनिषद भी हैं। उपनिषद ये थोड़े हार्ड वर्ड है, आप याद नहीं रख पाओगे, तो सीधा ऐसा याद करना कि इसके अंदर उपनिषद है। धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में इसके अंदर अच्छे से बताया गया है। हिंदू अवधारणा पर शुरुआती व्यापक चर्चाएं हैं। तो वेदों के अंदर कुछ 6 छंद हैं, अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना, नहीं तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, नहीं तो आप सीधे याद रख लेना कि वेदों के अंदर 6 वेदों के अंग हैं, ठीक है। तो इनका विकसित हुआ है, ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, ये भी पुस्तक है जिसके अंदर जो 8 अध्यायों के अंदर सारा व्याकरण जो है ख़त्म कर दिया है, बताया है। ब्राह्मण, ठीक है। तो एक दूसरा तक है ब्राह्मण, इसके अंदर धार्मिक विषय है। इसमें बलिदान की टिप्पणियों और बलिदान संस्कार समारोह के बारे में बताया गया है। उपनिषद है, जिसमें जो है बलिदानों की उत्पत्ति और चर्चा विवरण किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बलिदान जो है उस टाइम में जंगल, बीहड़ लोग गए उस टाइम पे कैसे रहते थे, ठीक है। तो और जो है धार्मिक मोक्ष की प्राप्ति की तरफ कैसे बढ़ते थे, ज्ञान कैसे अर्जित करना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन और धार्मिक परंपराएं, ठीक है। और वेदों में जो है सर्वोच्च उद्देश्य है। तो बाहर के जो थिंकर्स हैं, हिस्ट्रिशियन हैं, वो भी आके जो है वेदों के बारे में पढ़ाई किया है और उनको बहुत अच्छे से माना है उनके बारे में, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें बताई है, वसुदेव, सभी तीनों आप जानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी दुनिया एक ही परिवार है। ये जो है संसद के द्वार पे भी लिखा गया है, एक बहुत ही फेमस श्लोक है। अतिथि देवो भव, इसका मतलब हो गया जो अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, वही जो है हमारे देव होते हैं, देवता होते हैं, ठीक है। अतिथि देवता है, उसका हमें अच्छे से सम्मान करना चाहिए। और बताया गया कि 5 तरीके से जो है किसी भी देवता की पूजा की जाती है, सुगंध लगाकर, दीप जलाकर, तिलक लगाकर, फूल बरसाकर, ठीक है, ये सब किया जाता है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये जो है व्यापक राष्ट्रीय वो कांग्रेस का वो भी है, मदन मोहन मालवीय ने नारा दिया था, ठीक है। ये आदर्श वाक्य घोषित किया गया है, ये अशोक चक्र में भी अंकित है। तो सत्यमेव जयते यूज किया गया है। तो इस तरीके से जो है पुराने ज़माने के जो साहित्य है उनके आधार पे जो है हमें हिस्ट्री का पता चलता है, उस पुराने टाइम में क्या हो रहा था, उस चीज़ों पे हम अध्ययन करते हैं। तो ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, ये बताया गया है।
ऋग्वेद की जो है जो 2 से लेके 7 तक उल्लेख में माना जाता है कि वो 15 से लेके 1000 ईसा पूर्व का सामग्री है जो भी उसमें लिखी गई है। उसमें बहुत सारी बुकें हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, आर्या, उपनिषद, ये सब जो है ये 1000 से 500 ईस्वी तक ईसा पूर्व से में ये उस टाइम के लगभग की मानी गई है। ठीक है, तो उस टाइम के जो समाज में थे, कृषि वर्ग, ये सब चीज़ें, हिस्ट्रियन, राजनीति जो थी, धर्म था, समाज था, उन सब के बारे में हमें बताते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ये आप धर्मसूत्र उस टाइम की जो है गैर धार्मिक कानून की पुस्तक थी। और ये स्रोत सूत्र जो है बलिदानों के नियम थे उसके अंदर। ठीक है, ये सब बताए गए हैं। तो जो है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के बीच में जो कुछ मनुस्मृति लिखी गई हैं, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य, तो ये सब आप उस टाइम की ड्यूरेशन की मानी गई है। उस टाइम के बारे में जो है हिस्ट्रीशियन को कुछ समझाती है और उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं हिस्ट्रीशियन, उस टाइम पे किस टाइप की सिचुएशन होगी और क्या उस टाइम का इतिहास होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में उसने 15 पुस्तकें लिखी है, जिसमें 2nd और 3rd में आरंभ में जो है हाथियों की कली करती हैं, उस टाइम की राजनीति का और अर्थव्यवस्था के बारे में बता देती है। कौटिल्य के हमें मैक्सिमम जो है उस टाइम की अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। उस टाइम का अर्थव्यवस्था की फर्स्ट के रूप में भी मानी जाती है। उसके बाद महाकाव्य, रामायण, महाभारत, आप जैसे जानते 2 महाकाव्य हैं। ये 500 ईसा पूर्व से लेके और 500 ईस्वी तक के बीच में ये मानी गई कि उस टाइम पे ये लिखी गई हैं। ठीक है, महाभारत जो है सबसे पुराना है। ठीक, और इसमें कौरव और पांडवों के बारे में वर्णन किया गया है, उनकी लड़ाई के बारे में बताया गया है। मौर्य और गुप्त काल को भी संबोधित करते, उत्तर वैदिक काल का भी हो सकता है, इसमें कुछ बताया है ऐसे। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। तो ये नीचे बताया गया है कि दोनों महाकाव्यों में बाद में कुछ ना कुछ भाग जुड़ते चले गए। पहले जो अपना महाभारत और रामायण थी वो कुछ और थी और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ अध्याय जो है जोड़ते चले गए। टाइम के साथ जो है उसमें एडिशन होता रहा, ये इसमें बताया है। चूँकि दोनों महाकाव्यों में कुछ समय बाद जोड़े गए, इसलिए इतिहासकारों का सामग्री की पठन क्रिया में सावधानी बरतनी चाहिए। इतिहासकार बहुत सावधानी से उसके तथ्यों को यूज करते हैं और ध्यान में रखते हैं टाइम का। ठीक है, ये 2 चीज़ें बताई गई है। पहले वाले में महाभारत का दृश्य दिखाया गया है और दूसरे वाले में रामायण का दृश्य दिखाया गया है। तो ये जो है हमें जो है खुदाई से प्राप्त हुई जो है कलाकृति हुई। वाल्मीकि ने रामायण की जो है एकीकृत अच्छी तरीके से किया गया है और जो उसमें जो बताए गए हैं क्षेत्र, उनसे खुदाई से वे चीज़ें मिली है। पुराण के बारे में, पुराण भी जो है हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। ये जो है गुप्त और उत्तर गुप्त टाइम का माना गया। 18 पुराण है, उसके अंदर कुछ उप पुराण शामिल किए गए हैं। अग्नि पुराण जो है 18वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में माना गया है इसको। ठीक है, ईसा पूर्व माना गया है। तो इसके अंदर ब्रह्मांड, अनुष्ठान, ज्योतिष, कानून, राजनीति, शिक्षा, बहुत सारे जो कार्टून, कूटनीतिक, मार्शल आर्ट्स, युद्ध, संगठन, जो बहुत सारी जो विधाएं हैं, जो बहुत सारी पढ़ने की वो हैं साइड्स हैं, उन सब के बारे में बताया गया है पुराणों के बारे में। तो पुराणों की विषय वस्तु में जो है ये सर्ग, प्रतिसर्ग, मंत्र ये याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देना। तथ्यों का जो है पवित्र स्थान और महत्व, धार्मिक महत्व को पुराण साहित्य में सम्मिलित किया गया था। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये एक मंदिर का दृश्य है जो कर्नाटक के अंदर है। उस पे जो है 12वीं शताब्दी की ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। तो इस तरीके से जो पुराने समय के बारे में इतिहासकार जो है आकलन करते हैं। राजाओं की सूची लिखी रहती है कुछ शिलाविन्यासों के ऊपर, कुछ पुराण के अंदर। ठीक है, तो उनके 14 ईस्वी के भी आसपास इनका बताता है। झीलों, नदियों, पहाड़ों के बारे में कुछ उस टाइम की और संप्रदायों के बारे में, और जो बहुत सारे जो धर्म हैं उनको एक करके गणपति, कृष्ण, ब्रह्मा, कार्तिकेय, ये जो छोटे छोटे पंथ हैं कैसे जो है इकट्ठे रहते थे, धार्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार कैसे होता था, वो सब इसमें वर्णन किया गया है। संगम साहित्य, संगम साहित्य जो है 3 संगम साहित्य माने गए हैं, जिसमें पहले 2 साहित्य के बारे में जो है इतिहासकार आपस में सहमत नहीं है, उनको काल्पनिक बताते हैं।
इसमें बताया गया है कि जो 3 साहित्यिक सम्मेलन है, पहला और अंतिम जो है मदुरई में और दूसरा जो है काठपुरम में हुआ था, ऐसा मानते हैं। तो लेकिन तीसरे को ही जो है इतिहासकार मानते हैं। इसमें जो है 300 पंक्तियों के प्रेम और युद्धों से रिलेटेड बातचीत इसके अंदर बताया गया है। उस टाइम के जो है व्यापार, पढ़ाई, सुनार, लोहार, सैनिक, इन सभी वर्ग जो थे उस टाइम के, उनके बारे में बताया गया, उनकी दिनचर्या के बारे में बताया गया है। दक्षिण के जो राजाओं थे और राजवंश थे उनका वर्णन उसमें किया गया है। राजाओं के लिए कुछ पंक्तियाँ बढ़ा चढ़ा के उसमें बताई गई हैं। सैन्य कारनामों को उनके बढ़ा चढ़ा के गाया गया है कविताओं के रूप में। तो इसमें ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो राजाओं के पास जो कवि रहते थे, उस राजाओं की बड़ाई करना ही करना, तो उनके जो उन्होंने लिखा है उस पर आँख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, क्योंकि वो राजा के पास रहते तो राजा की बड़ाई लिखना ही लिखना चाहिए, राजा कैसा भी हो। तो आँख बंद करके उस टाइम के बारे में नहीं, हम एज ए उसको हिस्ट्री नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो जीवन वृत्तांत कविता और नाटक के सबसे पहले ये बता देते हैं कि पहले टाइम में जो है नाटक होते थे, कविताएं होती थी, जीवन का चरित्रण होता था, लोगों को उसी के बारे में बताया जाता था, दिखाया जाता था। तो संस्कृत के जो कवि थे तो उन्होंने उस टाइम के जो कवि थे उन्होंने जो कुछ लिखे हैं उस टाइम के, पंचतंत्र, बाल चरित्र, स्वप्नवास दत्ता, इस टाइप की जो कविताएं लिखी हैं और जो नाटक बनाए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसे करके, संस्कृत से लोग के मेघदूतम, तो उसमें जो है जो उस टाइम के शासनकाल में जो घटित हुई घटनाओं के आधार पर ऐसे नाटक बनाए गए हैं ताकि जो है लोगों के बीच में उनका वो बना रहे। ये पहले वाली और दूसरे वाली, ये दो चंद्रगुप्त के टाइम के दरबार में नवरत्नों के द्वारा बनाई गई है। दूसरे वाली जो है शकुंतला को जो है दुष्यंत जो है श्राप दे रहा है, वो वाली बनाई गई है। तो ये इस तरीके से इतिहासकार जो है ये आप देख सकते हैं। कर्नाटक में बंदर और मगरमच्छ और नेवला और सांप की जो है दंत्य कथाओं का प्रदर्शन किया गया है इस पत्थर के ऊपर, शिलापट के ऊपर। तो इस तरीके से पुराने टाइम की जो बहुत सारी चीज़ें हैं और जो दरबारियों का जो साहित्य है, कवियों का जो साहित्य है वो मिला है, खुदाई से कुछ प्राप्त चीज़ें मिल रही हुई हैं, उनके आधार पर जो है अध्ययन करते हैं और प्रकाश डालते हैं आपस में कि उस टाइम की शताब्दी के टाइम में विक्रमादित्य हो या दूसरे राजा हो तो उनके बीच में जो है क्या हुआ होगा। फिर जो है धीरे धीरे परंपरा ये शुरू हुई कि जो राजा होते थे उन्होंने अपने कुछ लिखने वाले रख लिए और वो जो है उनका साहित्य लिखते थे। लेकिन वो भी जैसे जयसिंह का कुमारपाल चरित्र, हेमचंद का कुमारपाल चरित्र, नैचेंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का, ठीक है, ऐसे चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज चरित्र, ऐसे जो है उससे जो है थोड़ा सा हिस्ट्री हमको उस टाइम की मिलना शुरू हो गया। लेकिन उसमें भी जो है राजा की थोड़ी सी बड़ाई उन्होंने किया हुआ है, तो उसको निष्पक्ष नहीं माना जाता सकता इस इतिहासकारों के द्वारा। सबसे पहले जो इतिहासकार था जो कश्मीर का एक ब्राह्मण था जिन्होंने बहुत अच्छे से इतिहास लिखा हुआ था, तो और उसने इतिहास के बारे में बोला था कि हमें अपना इतिहास जो है बिल्कुल से निष्पक्ष लिखना चाहिए जिससे जो है आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो उसने इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी। ठीक है, उसका दृष्टिकोण से कल्हण द्वारा चरित्र राजंगिनी आधुनिक इतिहासकारों में, ठीक है, तो उसने बताया था कि निष्पक्ष होना चाहिए और पूर्व लेखकों का उसने कुछ हवाला दिया था और सैव्रत कविताएं लिखनी चाहिए जो उस टाइम की विषय वस्तु के आधार पर है, जो कुछ सिखाने के तरीके से। असावधानी के कारण राजाओं की सूची बनती थी, उनकी गलतियों से मुक्त नहीं थे वे, उनकी फिर भी कवि जो थे उनको छुपाते थे, कुछ श्लोक बनाते थे, कुछ मंदिरों में अनुदान देते थे, ब्राह्मणों को अनुदान देते थे, वो सब चीज़ें उस टाइम की कुछ रिकॉर्ड मिले हुए हैं। फिर उसके बाद वो ये तो हो गए ये साहित्य जो हमें मिले हैं, कुछ उस टाइम के बौद्ध और जैन साहित्य भी हमें मिले हैं जिनके आधार पर उस टाइम की हिस्ट्री का पता लगाया जा सकता है। लेकिन वो पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे हुए हैं, जो संस्कृत पहले जो संस्कृत से ही एक रूप में है। जो पाली का प्रचलन जो है वो मगध के टाइम पे होता था, मगध एरिया में। जो बौद्ध है वो पहले पाली में ही लिखा जाता था, फिर बौद्ध भिक्षु धीरे धीरे जैसे श्रीलंका तक पहुँच गए तो श्रीलंका में भी जो है कुछ पाली में लिखी हुई चीज़ें मिली हुई हैं। तो पाली जापानी, चीनी, तिब्बती संस्करणों में जीवित है अभी भी। इनकी 3 किताबें हैं, सुत्तपुत पिटक, विनयक पिटक और अधिम्य पिटक। तो इसमें थोड़े से कुछ नियम बताए हैं जो बौद्ध के हिसाब से चलते हैं और उनका स्पष्टीकरण उसमें दिया गया है। ये विनायक पिटक के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे तो ये जो है बौद्ध और जैन की जो
जो धर्मशास्त्र हैं उनके आधार पर उस टाइम की जो चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। कहानियाँ मिलती हैं देवताओं के बारे में, मनुष्य, पशु, नारी, आत्मा और उनका चरित्र चित्रण मिलता है। पिछले जन्मों की कहानी मिलती हैं जो उनका वर्णन उसमें किया गया है। बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय और बौद्ध धर्म का इतिहास की एक झलक हमें प्रदान मिलती है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुकों की गाथाएं होती है। थेरी जो गाथा है कविताओं का एक संग्रह है जो बौद्ध भिक्षुकों की समस्याओं को सुनते थे। थेरी गाथा जो पहली एक संरक्षित कविता संग्रह है जिसमें महिलाओं को ये बताया गया था कि महिलाएं जो है बराबर की हिस्सेदार हैं और उनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। ये पहला ऐसा एक थेर गाथा के अंदर बताया गया था बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा। तो जैन में भी जो है दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं, उन दोनों में कुछ खींचातानी थी। दिगंबर जो है अलग फॉलो करते थे, श्वेतांबर जो है अलग फॉलो करते थे। तो ठीक है, उनके जो मिले हुए उस टाइम के जो तथ्य मिले हुए हैं, जो उनकी धार्मिक ग्रंथ है उससे उस तरीके के, जैसे श्वेतांबर को ने जो शास्त्र स्वीकार किए 12 अंग, उपांग, प्रकीर्णन, छेद सूत्र और मल सूत्र जो थे, मूल सूत्र ये। और श्वेतांबर ने क्या स्वीकार किया, जो शास्त्र हैं जो पहले लिखे गए हैं महावीर स्वामी के द्वारा, तो सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया, बाकी हम बोला इनको नहीं करेंगे। तो ये थे उस टाइम के साहित्यिक। अब करते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ये जो पहले दिखाया गया पाटलिपुत्र का द्वारा दिखाया गया मौर्य काल का एक खंडर है जिससे जो है कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की गई हैं। हम जो है मिट्टी के उस टाइम के जो बर्तन हैं, हड्डियाँ हैं, टुकड़े हैं, घर के अवशेष हैं, मंदिर के अवशेष हैं, अनाज, सिक्के, मोहरे, शिलालेख, इन सब के अवशेषों के आधार पर हम अपना उस टाइम के बारे में डिसीजन लेते हैं कि उस टाइम पे कैसा होगा। ठीक है, इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती है उन्हीं से, क्योंकि उस टाइम के बारे में पूरा सटीक जानकारी मिलती है। तो इंडिया और ग्रीक का जो आपस में संबंध है उसके सिक्कों के आधार से समझा जाता है। तो जो 1920 में हड़प्पा की सभ्यता की वो शुरुआत हुई। पहले क्या था, इंडिया के बारे में कुछ इतना नहीं पता था। धीरे धीरे जैसे कुछ इसके बारे में कुछ ज़्यादा इतना नहीं पता था पुराने ज़माने के, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई तो 5000 ईस्वी पूर्व तक की सभ्यता इंडिया में माने जाने लगी कि भाई 5000 ईसा से पूर्व से पहले से यहाँ पे सभ्यता थी। लेकिन जो मानव जाति की जो गतिविधियाँ है वो आप जानकर हैरान हो गए, 20 लाख साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी मानव जाति की। ठीक है, तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होते रहे, इतनी पुरानी चीज़ों के बारे में हम नहीं पता कर सकते, लेकिन 5000 ईस्वी पूर्व जो है हड़प्पा की खुदाई हुई थी। जो उसकी लिखाई है वो अभी तक कोडिंग नहीं की, अभी तक किसी ने उसको सीखा नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ था उस टाइम के हिसाब से। तो लेकिन उसकी जो है लिखावट, उसकी लिपि, सब कुछ अवेलेबल है। तो कैसे इनके आधार पर हमें पता चलता है, इन सब चीज़ों के आधार पर व्यापार, राज्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलू, धर्म और आपस में कैसे संबंध थे, कपड़े कैसे पहनते थे, मध्यकाल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग, महापाषाण, ऐसे जो डेवलपमेंट हुआ है संस्कृतियों का, उसमें हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई जैसे मैंने बताया उस टाइम के बारे में। इसलिए शहरों का क्या था, व्यापार, राजनीति और व्यवस्था उस टाइम पे कैसी थी, ये सब हम पता करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में कि थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। जो हमें स्मारक मिले हैं, मूर्ति मिली है, अभिलेख मिले हैं, उनके आधार पर उस टाइम का हम जो है वैज्ञानिक विधि से उस टाइम की टेस्टिंग करते हैं और उसको एक नए तरीके से जो है हम उसका करते हैं। तो खनन जो होता है 2 प्रकार से होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। एक तो सतह के समतल, मान लिया हमें 2 तरीके से खनन करना है, उत्खनन करना है, जांच पड़ताल करनी है। एक तो सीधा गहराई तक खुदाई करते हैं तो वो होगी क्षैतिज। ठीक है, ऊर्ध्वाधर होगी वो बिल्कुल ऊपर से नीचे, क्षैतिज होगी बिल्कुल लेवल परत के साथ। तो उसमें जो है एक परत से दूसरे परत के बीच में हम जो है आपस में लिंकअप करते हैं कि कैसे जो है व्यवस्थित हुई है, कैसे ये आगे बढ़ी हुई है। तो हड्डियों, तो उस टाइम की जो सामग्री है जो हमें मिलते हैं, बीज मिलते हैं, पराग मिलते हैं, कुछ भी अवशेष मिलते हैं, दांत की हड्डियां मिलती हैं, उस टाइप के रोगों के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो कार्बन्स के द्वारा उनका कोयले मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, मानव या पशुओं की हड्डी मिलती है। तो उस टाइम के बारे में हमें पूरी सटीक जानकारी जो है फिर पुरातत्व विभाग के
द्वारा मिल जाती है। अब सिक्कों की बात करें, ये देखो सिक्के दिए है, सिक्कों का एक भंडार मिला है मौर्य कालीन। तो सिक्कों के द्वारा उस टाइम के सिक्के कैसे होते थे, नींव कैसे होती थी, सोना चांदी और जो तांबे के कुछ सिक्के प्रयोग किए जाते थे, उनके ऊपर कब राजा के निशान होते थे, किसी पे देवताओं के होते थे, किसी किसी पे समुद्री जहाज का भी था। तो वो सिंबल शो करता है कि उस टाइम पे व्यापार कैसा था। कुछ ग्रीक, इंडो ग्रीक जो है राजाओं के आपस में ऐसी राइटिंग में मिले हैं, तो उससे आपस के जो है संबंध आपस के पता चलते हैं। ठीक है, तो शहरीकरण कैसे हुआ था, तो हम धीरे धीरे पिछले सदियों और पिछले उसके बारे में पता चलते हैं। पहले तांबा, कांसे, चांदी, इन सब के सिक्कों के बारे में बात होती थी। ठीक है, तो ये सोने के सिक्के धीरे धीरे कम होते चले गए और जो है दूसरे सिक्के ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए, और उनका जो सोना है उसकी जगह जो है दूसरी चीज़ का यूज करने लगे, तो व्यापार में जो है चेंजमेंट हो गया, व्यापार कम हो गया। तो क्योंकि जो मिलावट होने लगी ना सिक्कों में, तो उसकी वजह से शक के घेरे में आने लगे, तो व्यापार करने में थोड़ा दिक्कत हो गया। ये सिक्के दिखाए गए हैं इंडो ग्रीक सिक्के हैं, जिनके ऊपर देवताओं के जो है सिंबल बने हुए हैं। तो सिक्कों के आधार पर, देवी देवताओं के आधार पर, राजाओं के उसमें जो लिखे रहते थे उनके आधार पर हम उस टाइम के जो है, जिस टाइम के सिक्के हैं उस टाइम की अर्थव्यवस्था, उनके रिश्ते, आपस के रिश्ते के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सिक्के जो है एक तरीका है उस समय की लोगों को इतिहास के बारे में जानने का। ठीक है, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्के उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाते थे। ठीक है, शिलालेख बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ें जो है मिट जाती है। लिखी हुई ताड़ के पत्ते, ये पत्ते, वो पत्ते सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। उस टाइम के जो राजा होते थे वो अपनी जनता के लिए उनके ऊपर पत्थर के ऊपर, शिलालेख के ऊपर लिखवा देते थे जो अपना कानून है, जो नॉलेज है, या जो भी चीज़ है, या फिर अपनी जो है पूर्वजों के बारे में लिखवाने की प्रथा शुरू होगी कि हमारे पूर्वजों ने ये लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई लिया, ये काम किया, ये काम किया जनता के लिए। तो लेकिन उसमें धीरे धीरे उसमें भी गड़बड़ शुरू होगी। हर कोई राजा जब लिखवाने लगा तो उसमें क्या है, अपने कुल की झूठी बड़ाई करना उसने शुरू कर दिया, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रामाणिकता में जो है इतिहास की थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो इसमें लिखा गया है कि जो अशोक का जो शिलालेख पढ़ते थे वो पत्थर कई 4 लिपियों में लिखे हुए थे। अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है वो मिले हैं, गांधार एरिया में। तो ये बताया गया वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। तो ब्राह्मी लिपि सबसे पहले जो किसने लिखी, ब्राह्मी लिपि जो है शासकों के द्वारा अपनाया गया था उस टाइम के। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में और मलयालम में, धीरे धीरे गुजराती, बंगाली में जो है वो ब्राह्मी लिपि चेंज होगी, और उसका जो विकास है धीरे धीरे, जो लिपियों का जो विकास है उसको, इस सब्जेक्ट को बोलते हैं पोलियोग्राफी। सबसे पहले जिसने शिलालेखों को पढ़ा था वो सिविल सर्वेंट था अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका नाम था जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले इन शिलालेख को पढ़ा था, इसका वो जाता है, श्रेय जाता है। तो धीरे धीरे जो है संस्कृत उस टाइम पे लिखना शुरू हुई थी, कुछ चीज़ संस्कृत में शिलालेख आए, संस्कृत के बाद धीरे धीरे संस्कृत गायब होगी, दूसरे शिलालेख आने शुरू हो गए। ठीक है, तो इसमें जो है इन शिलालेखों में यही मिलता है कि दक्षिण में जो है, दक्षिण भारत में भी कैसे जो है ताम्र पात्रों के ऊपर राजकीय भूमि अनुदान जो थे वो ब्राह्मणों को भूमि थी फिर उनका जो है रिकॉर्ड रहता था, फिर उन पे कर भी नहीं लगता था उस दान की भूमि पर। मंदिर, देवी देवता, शिला विन्यास, ये सब इन चीज़ों के बारे में उन ताम्रपात्र या शिलालेखों पे इन सब चीज़ों के बारे में मिलती है। ठीक है, मैंने बता दिया कि कुछ इतिहासकार उसको एग्जैक्ट स्रोत भी नहीं मानते, क्योंकि कुछ जो है राजाओं ने अपनी मर्जी से उसमें शिला विन्यासों पे लिखवाना शुरू कर दिया था, तो उसकी वजह से। तो इस स्मारक के बारे में, तो पहले जो था पुरातत्व विभाग में कुछ स्मारक हमें उस टाइम पे मिलते हैं, गुप्त काल के मिलते हैं, कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं, मंदिर मिलते हैं, तो उस टाइम के बारे में बताते हैं। कुछ पहाड़ मिलते हैं, जनतौलारों की गुफाएँ मिलते हैं जैसे वैसे। तो शासकों के उस टाइम के बारे में धन का विवरण और उस टाइम की शैलियाँ और लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कौशाम्बी, काशी, साखी, इन सब के बारे में जो है वर्णन है। तो जब खुदाई की तो इस तरीके से महाराष्ट्र के जालंधर में जनतौलारों की गुफाएं और कुछ मंदिर मिले हैं। तमिलनाडु के 5 रथों का मंदिर ये जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है।
उसके बाद विदेशी वृत्तांत है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ये क्वेश्चन भी था ना कि जो चीन के आए थे, कुछ बाहर के जो यात्री आए थे दूसरे देशों से जो बिजनेस के लिए आए थे, कुछ दूतावास के लिए आए थे, तो वो यहाँ से जाके अपने एरिया में जाके वो लिखते थे इंडिया के बारे में। तो उसके आधार पर इंडिया के हिस्ट्री को जानने की कोशिश किया गया। तो ये कुछ 2-4 इंग्लिश वर्ड्स हैं, जैसे सेंट्रोकोट्स जो चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, तो उसने पाटलिपुत्र के बारे में जो वहाँ पे रुका था उसके बारे में अपने वहाँ पे जाके लिखा, तो उसके आधार पे यहाँ पे जो है उसके बारे में उन्होंने बताया। कुछ ग्रीक और रोमन के यात्री आए थे हिंद महासागर के रास्ते, तो उन्होंने अपनी वहाँ जो बुक लिखा जैसे पैरालिप्स ऑफ एरिथ्रीन सी, तो उसमें उन्होंने यहाँ के तट के बारे में, यहाँ के उसके बारे में बताया कि यहाँ के लोग कैसे, यहाँ पे बिजनेस कैसे हैं, वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट है। ठीक है, ग्रीक के भी कुछ लोग आए, उन्होंने भी अपनी भाषा में जाके वहाँ पे यहाँ के लोगों के रीति रिवाज और उन सब विश्वास, धर्म, इन सब चीज़ों में बारे में मैगस्थनीज आया, उसने भी लिखे साथ जो। तो उन दोनों में थोड़ा सा यहाँ और वहाँ के जो साहित्य है उनके बीच में जो है अंतर है। फिर चीन के यात्री आए, उन्होंने यहाँ पे कई कई साल गुजारे, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, फिर उन्होंने जो बुक्स लिखी उससे इंडिया के बारे में पता चलता है। तो जैसे फाहियान आया था 399 से 414 ईसा पूर्व के बीच में आया था, तो उसने जो है, और हेवेन तसांग आया था 639 ईस्वी पूर्व में, तो उन्होंने जो है इंडिया के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर चीज़ों का उन्होंने जो है वर्णन किया है। ये देखो दिखाया गया है अशोक के टाइम में जो फीहियान आया था और उसका जो चित्र दिखाया। दूसरी टाइम में जो है बौद्ध भिक्षु हेवेन तसांग जो आए थे उसका चित्र है यहाँ पे। तो इन्होंने जो इसके आधार पे जो है हिस्ट्रियन जो है, हिस्ट्री जो पुराने ज़माने की कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा। तो जो ये चीज़ें हैं, जो ये साहित्य हैं, जो ये खुदाई से चीज़ें मिली हुई हैं, इन्हीं के आधार पर उस टाइम की चीज़ों को असेंबल करके उस टाइम के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा की जाती है। इतिहासकार आपस में विचार विमर्श करके किसको जो है अच्छा आधिकारिक स्रोत माना जा सकता है, किसका नहीं माना जा सकता, उन सब चीज़ों को। तो जैसे थोड़ा सा बाद में जो है, जैसे अरब वाले आने शुरू हुए, उनके जो विद्वान हैं अलब्रूनी वगैरह है, तुर्कमेनिस्तान से महमूद गजनी आया, तो उन्होंने जो अपने ग्रंथ जो हैं, जो भाषा, जो इतिहास उस टाइम पे लिखा गया है, वहाँ से इतिहास मिलना प्रॉपर शुरू हुआ है। उसके बाद एक प्रथा चल गई कि हर कोई जो है इतिहास लिखा जाने लगा, तो उसके बाद जो है सब कुछ मिलना शुरू हो गया। लेकिन पहले इतना नहीं मिलता था, उनके पास हर एक के पास दरबारी रहते थे, तो वो दरबारी इतिहास को लिखते थे। हर एक किसी के राजा के टाइम में दरबारी रहते थे। जैसे जियाउद्दीन बिरानी द्वारा लिखित तारीज़ फिरोज शाही, मोहम्मद बिन कासिम फरिश्ता द्वारा रचित गुलशान इब्राहिमी, आयनाए अकबर अबज फजल द्वारा लिखा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट आता है अकबरनामा के अंदर। तो औरंगजेब, शाहजहाँ, इन सब के टाइम के हर एक चीज़ की जो है हमें मिल जाती है। तो ये थी वो चीज़ें जिससे हम बता सकते हैं कि पुराने टाइम पे किस तरीके से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को किस स्रोतों के आधार पर, पुराने वैदिक साहित्य हो गया, कोटिल का अर्थशास्त्र हो गया, कुछ महाकाव्य हो गए, पुराण हो गए, संगम साहित्य हो गए, और जो बाहर से लोग आए उन्होंने जो कविता और नाटक लिखे, बौद्ध और जैन के जो उस टाइम पे साहित्य थे, जो खुदाई से प्राप्त हो, हमारे जो सिक्के, शिलालेख और स्मारक मिले, विदेशी जो लोग आए उन्होंने जो अपनी भाषा में जाके इंडिया के बारे में लिखा, उस टाइम के बारे में लिखा, उन सब को असेंबल करके पुराने इतिहास के बारे में जो है डिसीजन लिया, और उस पर हम जो है भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जान सके। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, आशा करता हूँ उन सभी के बारे में आपने देखा होगा। ये फर्स्ट क्लास थी, तो आप जो है पहली क्लास थी ये इतिहास की, तो और हिस्ट्री की, तो मैं सेकंड क्लास जल्दी लेके आऊँगा। तो उससे पहले आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार हम कितनी मेहनत करते हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब में तो आपका कुछ नहीं जाता। देखो कितनी लंबी वीडियो हो गई, उससे पहले मैंने इसको पढ़ा, फिर आपको अच्छे से बताया। ये 30 पेज आपको इतनी कम टाइम में पढ़ा दिया, इसको आपको कितने दिन लगेंगे। तो प्लीज़ यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि हमारा हौसला बढ़े और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएँ। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।